हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विद हाईआईटी थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो कि नीट 2025 से ये रिलेटेड है। और ट्रस्ट में यहीं से आएगा। मैंने एक स्ट्रेटजी वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था हमने 3 स्टेप में फॉलो करने वाले हैं, जिससे हम बोल सकते हैं कि हमारा पेपर जो होगा 2 होने वाला है 2025 का मई में, वो यहीं से आएगा। ये काफ़ी सिलेक्टिव क्वेश्चन है। अगर ये 25 क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो आपका ऑलमोस्ट 99% मोल कॉन्सेप्ट पूरा रिवाइज हो जाएगा। हमने इस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम कर रखा है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को रिवाइज सॉल्व करते हैं, और जो भी ट्रिक टेक्निक यूज होगा, अप्रोच कैसे करना है, वो हम सिखाते हैं। ठीक है, तो आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। आपके सामने रहा पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में बोला क्या था, ध्यान से इसको पढ़िए। ठीक है, कलर हम चेंज कर लेते हैं। हाँ, मास ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंप्लीट कंबक्शन इज, इन ग्राम में आपसे पूछा था। मास ऑफ CH4 पूछा था। तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन, आपको कंबक्शन रिएक्शन का एक जनरल इक्वेशन आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला रूल ये भाई बहुत ही हाईलाइटेड है। कंबक्शन रिएक्शन, आपको कंप्लीट कंबक्शन रिएक्शन का इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है, मैं एक जनरल इक्वेशन लिखता हूँ, CXHY। ठीक है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। आप ऐसे ही याद रख लेना, बैलेंस करने में भी टाइम बचेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, और सामने आपके पास रिलीज होता है XCO2 प्लस Y/2H2O, ये रिलीज होता है। ठीक है, ये कंबक्शन रिएक्शन का आपको पता होना चाहिए। एक जनरल मैंने इक्वेशन लिख दी है। ठीक है, इसको बॉक्स में हम रख देते हैं। क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। देखिए भाई, आपको क्या बोला था, मास ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड। तो चलिए लिख लेते हैं, मीथेन से रिलेटेड लिख लेते हैं भाई इक्वेशन। इसको हमने हटा दिया। CH4 हम बैलेंस्ड इक्वेशन लिखते हैं। देखिए बैलेंस्ड है, O2 पहले ऐसे लिख लेते हैं, और यहाँ पे बनेगा CO2 प्लस 2H2O। ठीक है, यहाँ पे 2H2 है 4, तो यहाँ पे आप 2 लिख लो, बैलेंस्ड है। अब आप देख लो, चाहे इस फॉर्मूला जो मैंने ये बताई इससे भी आप लिख सकते हो। अब देखो, आपसे ये क्या बोला था, 22 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस करने के लिए कितना मीथेन रिक्वायर्ड होगा। मतलब अगर 22 ग्राम CO2 का मतलब क्या हुआ, अगर आप इसको मोल के टर्म्स में निकालोगे तो मोल बराबर क्या हो जाएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट आपको कितना गिवन था 22 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट CO2 का कितना हो जाता है, वो 44 हो जाता है। अभी लिख लो यहाँ पे 44 है ना, तो इसे कैंसिल कर लोगे तो ये आपके पास 1/2, और NCO2 जो आ जाएगा मोल के टर्म्स में निकालो, ज़्यादा सही है, 0.5 आ गया। कहोगे सर इसको मोल के टर्म्स में क्यों निकाल लिया आपने, कोई बात नहीं, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री यहाँ पे जो गिवन होता है वो मोल के टर्म्स में, इसलिए हमने मोल के टर्म्स में निकाल लिया। अब ध्यान से देखना, हमें क्या क्या रिलेट करना है। मास ऑफ मीथेन आपसे पूछा था, वेट ऑफ CH4 आपसे पूछा था, है ना, और आपको जो डाटा गिवन था वो CO2 का डाटा गिवन था आपके पास, कितना 22 ग्राम, जो कि हम मोल के टर्म्स में लिखेंगे तो 0.5 मोल लिख सकते हो। ठीक है, तो आप CH4 और CO2 को रिलेट कर लो। आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे होंगे कि एक मोल CH4 से 1 मोल CO2 रिलीज हो रहा है। आप लिख लो कि 1 मोल CO2 प्रोड्यूस हो रहा है कितने मोल CH4 से, 1 मोल CH4 से, 1 मोल CH4 से, है ना। तो वही बात है, अगर एक टॉफ़ी का प्राइस 1 रुपये, एक टॉफ़ी, यहाँ पे ये अपना तरीका, एक टॉफ़ी का प्राइस 1 रुपये है, तो 2 टॉफ़ी का प्राइस कितने रुपए हो जाएगा, 2 टॉफ़ी का प्राइस 2 रुपये हो जाएगा, है ना। उसी तरीके से अगर 1 मोल CO2 प्रोड्यूस करने में 1 मोल CH4 लग रहा है, तो 0.5 मोल के लिए आपको निकालना था। देखिए यहाँ पे अभी निकाला ना आपने, ये है ना 22 ग्राम, मतलब 0.5 मोल CO2 प्रोड्यूस करने के लिए कितने मोल CH4 रिक्वायर्ड होगा, 0.5 मोल मल्टीप्लाइड बाई 1, ये जो है CH4 है ना, मल्टीप्लाई ही तो कर दोगे, तो आपके पास कितना मोल आएगा, 0.5 मोल CH4 आ गया इतना। अब आपको पता है मोल बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो मोल बराबर आपको पता है N बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यही तो होता है।
आपको मोल कितना गिवन है, 0.5 मोल गिवन है। वेट आपसे पूछा था, मॉलिक्यूलर वेट आप CH4 का लिख लोगे, कितना हो जाएगा 16, 12 और हाइड्रोजन का 1 है, 4 हाइड्रोजन 16। तो यहाँ पे आपके पास जो W निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ध्यान देना, 0.5 इंटू, मतलब मल्टीप्लाई कर लो आप सीधे सीधे, अरे भाई इधर लिखो, आपको डाउट हो रहा है, तो 0.5 है ना इंटू 16 आ जाएगा, 8 ग्राम आ जाएगा, है ना। ये कितना आ जाएगा, 8.0 ग्राम आंसर, ये वेट आ जाएगा, वेट ऑफ CH4। ठीक है, ये आंसर। तो ऑप्शन कहीं भी आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा फिलहाल के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ो। दो तरीके से मैं बताऊंगा, एक तो डायरेक्ट मेथड आपको सिखा देता हूँ। बोला है 1 मोल ऑफ PbS इज ऑक्सीडाइज बाई x मोल ऑफ O3 टू गेट y मोल्स ऑफ O2 x प्लस वाई। तो देखो सीधी सीधी बात है, एक तो डायरेक्ट आप लिख लो PbS, आपको रिएक्शन थोड़ा बहुत याद होना चाहिए या आइडिया लगा सकते हो, PbOS और 4O, यहाँ पे बैलेंस तो अभी नहीं है, PbS O3 है, ठीक है। और यहाँ पे अगर ये ऑक्सीडाइज जब होगा तो यहाँ पे सल्फेट बन ले जाएगा PbSO4, और यहाँ पे साथ में क्या बन जाएगा, O2 बन जाएगा, ठीक है, ये बनता है। अब कहोगे सर यहाँ पे सल्फेट कैसे बना दिए, तो यहाँ पे अगर मान लो आयरन होता तो ये FeSO4 हो जाता है ना, तो जो भी होता है वो ऑक्सीडाइज होके ये बन जाता है, ठीक है। और ओजोन का अगर स्ट्रक्चर आप देखोगे अच्छे से, वो भी देख लो, आपसे 2024 में पूछा था टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इन ओजोन, तो ये होता है ओजोन का स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर ओजोन का ये होता है ना, बता ही देता हूँ, ये क्वेश्चन आप याद रख लेना। यहाँ पे आपके पास हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आता है पॉजिटिव और यहाँ पे आता है नेगेटिव, ये भी स्ट्रक्चर ओजोन का होता है। तो ये हो गया। अब इसको बैलेंस करके भी लिख सकते हो आप, तो यहाँ पे आप बैलेंस करके अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, ये 4 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8, और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है और ये 8 8, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, ये PbSO4 4 यहाँ पे है, और यहाँ पे 4 2 जा 8, कितना हो गया 12 हो गया, इधर भी 12 है, तो ये बैलेंस्ड है। तो साफ साफ आपको दिख रहा है जो x है आपके पास वो कितना है, 4 है, ये वाला x यही तो है, और यहाँ पे आपके पास y जो भी है वो आपके पास कितना है, 4 है, ठीक है। तो आपके पास x प्लस जो y आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया 8। लेकिन अगर अब आपको और अच्छे से जानना है, थोड़ा डिटेल में जानना है, तो भी मैं आपको सिखा देता हूँ कैसे आया। दूसरा तरीका ये था कि आपके पास देखो सेकेंड मेथड यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो सेकेंड मेथड ये था कि हम तो कहेंगे डायरेक्ट ऑक्सीडाइज वाला, आप कॉमन सेंस से थोड़ा सोच के लगा सकते हो, ठीक है यहाँ पे। तो फिलहाल दूसरा तरीका है, ओजोन हमारे पास इस फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, मतलब O2, और यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन होता है, सिंगल ऑक्सीजन है यहाँ पे, ये नेसेंट ऑक्सीजन है। फर्दर जब आप PbS लेड सल्फाइड लोगे तो यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन जो होता है यही ऑक्सीडाइज होता है, ये वाला ऑक्सीजन, ये ऑक्सीडाइज होके आपके पास क्या बनता है, PbSO4 बनता है, ठीक है। जैसे PbSO4 बना लिया, तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने थे, 4 ऑक्सीजन थे, तो इनको बैलेंस करने के लिए आप क्या लिख लोगे, देखो यहाँ पे फर्दर आपके पास 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, ये इक्वेशन वर्स में 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आपके पास क्या हो जाएगा 4O3, और यहाँ पे 4O2 प्लस 4 ऑक्सीजन, है ना। ये आपके पास, अब ये इक्वेशन ये दोनों को आप ऐड करके लिख लो। तो जब ऐड करके लिखोगे तो आपके देखो यहाँ पे कैंसल आउट भी हो जाएगा। क्या कैंसल आउट हो रहा है आपको, ये नेसेंट ऑक्सीजन से भी आपने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 4 और PbSO4 है, इसको तो बैलेंस ही करके लिखो। पहले एक 4 था ना, तो यहाँ पे बैलेंस, हाँ बैलेंस्ड, तो यहाँ से ऑक्सीजन कैंसल आउट हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, PbS आ जाएगा और 4O3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा PbSO4 और 4O2 आ गया, ठीक है। तो यही आपके पास आ गया। तो मैं कहूँगा ऐसे मत याद रख लो, एक रिएक्शन बेसिक मैंने आपको आइडिया दे दिया, पर आपको ये याद रख लो PbSO4 आयरन होगा तो आयरन FeSO4 हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये वाला, क्या लिखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ, फिर से आपसे वही पूछ लिया, CO2 आफ्टर कंबक्शन इज इतना, द वैल्यू ऑफ x आपसे पूछा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही, चलो इसको भी देख लेते हैं। थोड़ा सा ब्राइटनेस मैं कम करता हूँ, है ना। चलो देखो, आप लोग ब्राइटनेस आप बढ़ा के देखना, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा,
कंबक्शन रिएक्शन लिखना है मेथेन का, तो CH4 आपको मैंने बता ही दिया कैसे लिखते हैं। ये वैसे सिमिलर क्वेश्चन है, बस इसमें कुछ जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया वैसे ही है, ये गैस होता है, बस इसमें थोड़ा सा डाटा चेंज करके गिवन है। आपको CO2 बनेगा गैस, और यहाँ पे H2O जो बनता है वो लिक्विड, मैंने बैलेंस करके आपको ऑलरेडी लिख दिया है, ठीक है। चाहे आप जनरल इक्वेशन से लिख लो जो मैंने आपको बताया अभी पहले। अब देखो आपसे क्या बोला है, 22 ग्राम ऑफ CO2, मतलब मोल के टर्म्स में निकाल लो। सबसे पहले आपको CO2 बोला है ना, 22 ग्राम ऑफ CO2 मतलब मोल निकाल लोगे, कितना हो गया 22 वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट 44, तो ये आपके पास आ गया कितना 0.5 आ गया। कहानी फिर से सेम है कि आपके पास यहाँ पे हमारे पास देखो CH4 से कितना मोल OCO2 मिल रहा है, 1 मोल CH4 से कितना मोल रहा है, 1 मोल CO2 मिल रहा है ना, समझ पा रहे हो। तो आप ये भी लिख सकते हो, या इसी को हम वो मेथेन का निकालना है ना, तो 1 मोल CO2 के लिए प्रोड्यूस करने के लिए कितना रिक्वायर्ड है मेथेन, 1 CH4 रिक्वायर्ड है, तो हमें 0.5 मोल के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा, 0.5 मोल CH4 रिक्वायर्ड होगा। एक टॉफी का मूल 1 रुपये, तो 2 टॉफी का मूल 2 रुपये, मल्टीप्लाई वही वाला है ना, तो ये इतना हो गया। अब ये इस बात हो, इतना तो सही है, आपके पास 0.5 मोल आ गया, लेकिन आपको इसमें निकालना क्या था, x इंटू पावर के टर्म्स में निकालना था। तो अब देखो मेन मैटर यहाँ पे, इसको कैसे आप लिख सकते हो पावर के टर्म्स में, तो देखो 0.5 लिखा है ना, तो आपको पता है कोई भी वैल्यू मान लो अगर मैंने लिख दिया 0.002, तो इसे आप कैसे लिख सकते हो, 2, ये नॉन डिजिट नंबर इधर से 1 2 3, तीसरे नंबर पे आपके पास क्या आ रहा है, नॉन डिजिट नंबर आ रहा है ना, तो वहाँ पे पॉइंट लगा के 0 लिखो, और 10 टू द पावर 3 नंबर पे है ना, तो पावर लेफ्ट टू राइट चलते हो तो पावर नेगेटिव हो जाता है। मान लो 0.05 लिखा होता तो आप कैसे लिख सकते थे, 5.0 इंटू 10 टू द पावर 1 2 10 टू द पावर -2, ऐसे लिख सकते हो, है ना, पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे आपके पास 0.5 लिखा है, इसका मतलब कैसे आप लिख सकते हो, 5.0 इंटू 10 टू द पावर -1 लिख सकते हो, है ना। लेकिन आपसे बोला था -2 करके इसको लिखना है, तो -2 कैसे लिख सकते हो, एक बार और मल्टीप्लाई कर लो आप। इसमें क्या कर लोगे, हम कर लेते हैं 10 टू द पावर -1, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं और नीचे भी, कोई फर्क पड़ेगा क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमें बनाना था 10 टू द पावर -2, इसलिए हमने ये सब काम किया। अब देखो यहाँ पे आप क्या कर लोगे इसे, ये आपके पास 10 टू द 5 इंटू 0 10 टू द पावर, ये हो गया -1 -2 हो गया। आपको पता है ना फॉर्मूला, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n बराबर क्या होता है, a टू द पावर m प्लस n होता है ना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बेस ये सेम थे, 10 10 था तो ऊपर का पावर ऐड हो गया। अब नीचे आपके पास 10 टू द पावर -10 था, इसको हमने ऊपर ले गए, है ना, या आराम से लिखो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको अगर कोई भी चीज़ नेगेटिव है नीचे तो ऊपर जाएगा पॉजिटिव, मान लो 1/a टू द पावर, यहाँ पे लिखता हूँ a टू द पावर -1 है, तो ये ऊपर जाएगा a हो जाएगा, a टू द पावर 1 हो जाएगा, है ना। तो वही बात है, यहाँ पे आप लिखोगे 5 इंटू 0 और 10 और 10 टू द पावर -2, और ये आप पॉजिटिव हो गया। अब ये वैल्यू हो जाएगी 50 इंटू 10 टू द पावर -2, आंसर कितना आ गया, 50 आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, ठीक है। आई होप मैंने आपको समझाया अच्छे से, आप समझ पाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन था ये वाला, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, फिर मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से सॉल्व करना है। देखो क्या गिवन था, 3 PbCl2 एक इक्वेशन गिवन था, इफ 72 मिलीमोल ऑफ PbCl2 इज मिक्स विथ 50 मिलीमोल ऑफ NH4 थ्राइस P4, देन अमाउंट ऑफ Pb3O4 इज फॉर्म्ड, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लगता है, वो मैं आपको सिखाता हूँ कैसे निकालते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट आपसे पूछा भी था, देखिए द अमाउंट ऑफ Pb3O4 इज फॉर्म। देखो मैं समझाता हूँ अभी कैसे निकाल, PbCl2 प्लस 2NH4 थ्राइस PO4, ठीक है, ये इक्वेशन गिवन था। Pb3PO4, अगर दोनों साइड का डाटा आपको पता हो ना तो वहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लगाया करो। अगर एक साइड का पता हो तो वहाँ पे यूनिटरी मेथड आप बोल सकते हो, है ना। देखो आपको क्या गिवन था, 72 मिलीमोल ऑफ क्या गिवन था, PbCl2। इनिशियली आपको गिवन था, इनिशियली कितना गिवन था, 72
2 मोल PbCl2 गिवन था और 50 मोल ये गिवन था अमोनिया वाला कंपाउंड, है ना, यही। और इनिशियली ये तो कुछ बना नहीं होगा, 0 0। अब सबसे पहले एक बात ये पता करो कि यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कहूँगा। लिमिटिंग रिएजेंट मतलब होता है जो रिएक्शन में सबसे पहले खत्म हो और जो कम अमाउंट में होगा वही तो सबसे पहले खत्म होगा, तो उसी को बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। निकालने का तरीका क्या है, जो भी आपके पास ये डाटा इनिशियल वैल्यू है उसको स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर दो। स्टोइकियोमेट्री क्या है 3, तो यहाँ पे 3 से डिवाइड, यहाँ पे इसका स्टोइकियोमेट्री कितना है 2, डिवाइड कर दो। अब देखो कम अमाउंट में कौन है, ये कौन बन रहा है, 3 2 जा 6, 3 4 जा, है ना, और यहाँ पे कितना हो रहा है 25। तो कम अमाउंट में कौन सा दिख रहा है वैल्यू 24, ये आपके पास ये लेस अमाउंट है, तो लेस अमाउंट है तो इसी को हम बोल देंगे लिमिटिंग रिएजेंट। यही क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट, यही सबसे पहले खत्म होगा। अब ये सबसे पहले खत्म होगा तो बनेगा कौन, अब ध्यान देना। अब इसको हम एन फाइनल लिखेंगे, फाइनल जब लिखोगे तो आप ये जो खत्म हो रहा है वही तो बनेगा। तो यहाँ पे आप कैसे लिखते हो, तो जो आपके पास 24 माइनस क्या हो जाएगा 24, ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान देना, ये मान लो फाइनल हमसे पूछा था प्रोडक्ट का, पर आप इसका भी लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे ये खत्म हो गया और यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री लिखने का तरीका फाइनल मोल इस तरीके से लिखते हैं, मल्टीप्लाई कर दो। हालांकि ये 0 आ जाएगा पर कोई बात नहीं, आपको आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे कैसे लिखो, 25 था और लिमिटिंग रिएजेंट 24 था, तो वो पहले खत्म होगा, माइनस कर दिया करो और आपके पास जो भी स्टोइकियोमेट्री होता है उसको मल्टीप्लाई कर दिया करो, ठीक है, ये हो गया। अब कितना बनेगा आपके पास, बनेगा आपको तरीका से देखना। आपसे पूछा गया था NH4 थ्राइस PO4, है ना, तो ये तो आपका यहीं आ जाएगा वैसे कितना बनना है, पर इसको भी देखो यहाँ पे जो खर्च हुआ है वही बनेगा। खर्च कितना हो 24 और आपके पास यहाँ स्टोइकियोमेट्री 1 था, यहाँ पे आपके पास 24 और यहाँ पे कितना था स्टोइकियोमेट्री 6 था, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन आपसे पूछा गया था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PbPO4 फॉर्म्ड, आपसे ये पूछा था, तो कितने मोल फॉर्म होगा ये भाई, ये फॉर्म्ड हुआ है या प्रोडक्ट बना ही तो है, आपके पास कितना आ जाएगा 24 फॉर्म्ड हुआ है। तो ये तरीका होता है लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का, ठीक है, आप हमेशा से ये याद रख लेना, ठीक है। कभी भी लिमिटिंग रिएजेंट पूछता है तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऑप्शन नंबर आपके पास कौन सा सही हो गया, बी सही हो गया, ठीक है, 24, ठीक है। जो पहले इनिशियल मोल जो गिवन हो आप लिखो उसे, फिर आप स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करो, जो कम अमाउंट में होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और एन फाइनल लिखोगे तो 24 माइनस 24 है, क्योंकि ये पूरा खत्म हो जाएगा, यही लिमिटिंग रिएजेंट है। इसमें 25 माइनस 24 और स्टोइकियोमेट्री से मल्टीप्लाई करके लिखना, ठीक है ये, और जो लिमिटिंग रिएजेंट है वही बनेगा। स्टोइकियोमेट्री 1 था तो 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ 6 था तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई, ठीक है, ये बात आप याद रख लेना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये, नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोकार्बन हैविंग 85.8% कार्बन, ठीक है, 85.8% कार्बन आपसे था। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको किस अप्रोच से आप सॉल्व करोगे आइए इसको सिखाते हैं। जब कभी भी आपसे एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला का क्वेश्चन आए तो आपको सॉल्व कैसे करना, ऑप्शन मैंने नहीं लिखा, ऑप्शन चलो लिख देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। मान लो यहाँ पे आपके पास है CH2B आ जाएगा, C6H12 लिख देते हैं, ठीक है, C3H12D C4H16। चलो सॉल्व करते हैं, इसको देख लेते हैं कैसे आएगा आंसर। कभी एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उसको देखो, हाँ इसे लिखना है। सबसे पहले आपके पास जो भी एलिमेंट गिवन थे उसको नोट कर लो। एलिमेंट क्या क्या बोला था, हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन बोला था, और कार्बन, तो कार्बन हाइड्रोजन यहाँ पे आप लिख लो। आपको कितना परसेंटेज गिवन था, इनका परसेंटेज जो भी गिवन था लिख लो। 85% कार्बन बोला था तो 85% कार्बन है, कोई भी चीज़ 100% होता है उसमें 85% कार्बन है, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 100 माइनस 85 कार्बन हो गया, तो भाई हाइड्रोजन इतना ही तो रहेगा, है ना, ये हो गया। और अगर आप इसको और अच्छे से लिखना चाहो तो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 14.2 आ गया, ठीक है। अब मोल निकाल लोगे, मोल कैसे निकालते हो पता है आपको, मोल जब निकालते हो तो वेट अपॉन मोल बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये फार्मूला, तो वेट आपको पता है। अच्छा, कोई चीज़ x ग्राम लिखा है, x ग्राम A लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, x% A लिखा मतलब x ग्राम A होगा कितने में, इन 100 ग्राम में, है ना, इन 100 ग्राम में, यही तरीका होता है, आपको पता है। कोई भी चीज़ y, ये वेट बाई वेट है ना, x% वेट बाई वेट मतलब x ग्राम A इन 100 ग्राम में। अगर वेट बाई वॉल्यूम होता है तो x ग्राम A इन 100 ml होता है ना सॉल्यूशन।
तो यहाँ पे आप ये परसेंटेज में था तो आप ये ग्राम ही मान सकते हो। तो मोल निकालोगे कितना हो जाएगा 85 है ना, मोल पर 85.5 और कार्बन का मॉलिक्यूलर मास 12 होता है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, सॉल्व करो 7.15 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप इसका मोल निकालोगे तो इसका भी आपके पास कितना 14.2 और आपके पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 1 होता है। तो ये हो गया, तो फॉर ये आपके पास आ गया 14.2 आ गया। ठीक है, अब आप सिंपलेस्ट मोल रेशियो निकालते हो, क्या सिंपल मोल रेशियो निकालते हो। सिंपल मोल रेशियो कैसे आता है, जो आपके पास लोअर वैल्यू होता है उसको डिवाइड कर दो। ये 7.15 और 14.2 में कौन कम है, इस 7 कम है ना, इस लोअर वैल्यू है, तो इसी को डिवाइड करके लिख दो 7 दोनों में डिवाइड किया करो ना। सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए काम करते हैं, हमेशा यही तरीका होता है 7.15। तो ये आपके पास अप्रॉक्स अगर लो तो सिंपल ये 1 आ जाएगा, ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये 2 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो इम्पेरिकल फार्मूला आ जाएगा, इम्पेरिकल फार्मूला हो गया। इम्पेरिकल फार्मूला जो आता है वो आपके पास कार्बन कितना है, यहाँ पे देखो कार्बन कितना था 1 था, हाइड्रोजन कितना था 2 था। ठीक है, ये आ गया आपके पास। लेकिन अब आपको ये नहीं पता, हम आपको निकालना क्या था, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना था। और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए आप इसको कैसे करोगे, अब ध्यान दो। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो आपके पास निकालते हो तो यहाँ पे जो आपके पास एम्पेरिकल फार्मूला होता है ना, वो मल्टीप्लाइड होता है एन इंटू मॉलिक्यूलर फार्मूला। आपको एन ही नहीं पता है ना, तो एन कैसे निकालोगे। अब देखो एम्पेरिकल फार्मूला आपको कितना है, ये है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, इसका 14 है। तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला आप लिख सकते हो। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 14 है और यहाँ पे एन है, और इसका आपके पास क्या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वो गिवन था, नहीं गिवन था, हाँ गिवन मोलर मास ऑफ ए गिवन है ना, कितना 84 गिवन है, तो वो गिवन था, कोई दिक्कत की बात है नहीं। ठीक है, जो कंपाउंड था तो एन की वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा, एन की वैल्यू आपके पास आ गया 6 आ गया। अब आ गया 6, अब आपके पास जब भी आप क्या निकालोगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालोगे, तो अब सिंपली आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे आ जाएगा, क्योंकि आपके पास जो भी एम्पेरिकल फार्मूला होता है उसी में हमने क्या कर लेते हैं, 6 से आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला जब आप निकालोगे तो आपको क्या लिख देना है, जो एम्पेरिकल फार्मूला था, एम्पेरिकल फार्मूला मल्टीप्लाइड बाई एन लिख लेना। ठीक है, तो एम्पेरिकल फार्मूला आपके पास CH2 था और यहाँ पे n कितना है 6, तो आप लिख सकते हो C6H12 आ गया। ये आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो ये मॉलिक्यूलर वेट है। ठीक है, ये मैंने लिखा है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा इस फॉर्मूले से आप सॉल्व किया करो। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर वेट आपको ए का गिवन था, है ना, कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन का, आपको बस इस तरीके से सॉल्व करके निकाल लेना था। ऑप्शन नंबर कोई मैच कर रहा है, हाँ ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये है अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या गिवन था, आपसे बोला था कि व्हेन अ हाइड्रोकार्बन अंडरगोज कंबक्शन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। हाँ भाई, कंबक्शन रिएक्शन जो होता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर ही होता है। इट रिक्वायर्स 9.5 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस 3 इक्विवेलेंट ऑफ वाटर। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन, मतलब बहुत ईजी है। बस आपको कंबक्शन रिएक्शन का जनरल इक्वेशन पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि जो कंबक्शन का इक्वेशन होता है, रिएक्शन होता है, वो क्या मैंने आपको बताया था, CxHy है ना, x + y/4 बैलेंस्ड इक्वेशन है। ये इस तरीके से अरेंज किया गया है कि इक्वेशन जो आपके पास लिखी है वो बैलेंस्ड है। किसी के मन में भी आ रहा होगा एक्स वाई क्या है, क्यों लिख रहा है ना, बैलेंस्ड है। इस फॉर्मेट में लिखते हो तो बैलेंस्ड इक्वेशन आएगा ना। चलो अब देखते हैं यहाँ पे क्या आपसे गिवन था। आपसे बोला था कि 9.5 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मतलब एक्स, यही बात ऑक्सीजन है, दिख रहा है ना, x + y/4 ऑक्सीजन। ये कितना गिवन था आपके पास, 9.5 इक्विवेलेंट, इक्वेशन नंबर 1। और बोला था 3 इक्विवेलेंट ऑफ वाटर, मतलब वाटर कितना है यहाँ पे y/2
ये आपके पास कितना है 3 इक्विवेलेंट है। तो आपके पास जो y की वैल्यू यहाँ पे आ रही है सॉल्व करके, तो ये 2 इंटू 3 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब ये y की वैल्यू आप इक्वेशन में पुट कर लो, इक्वेशन 1 में पुट कर लो, पुट y इन फर्स्ट इक्वेशन, तो x प्लस 6/4 और ये हो जाएगा 9.5। फर्दर इसको आप सॉल्व करोगे तो x प्लस कितना हो जाएगा 3/2 9.5। ठीक है, फर्दर इसको हम सॉल्व और कर लेते हैं अच्छे से थोड़ा सा। तो यहाँ पे आप जब सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 9/5/10, एक डेसिमल हटा दो 10 आ जाएगा, और इधर -3/2 हो जाएगा। इसको आप जब वैल्यू कट करोगे तो कितना हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 9 जा 45 और 5 2 जा 10। फर्दर जब आप इसे लिखोगे तो 19 - 3 बराबर 2 है ना, एलसीएम लेके, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास वैल्यू जो आ जाएगी एक्स की 16 आ जाएगा, 16 17 18 19, ये आ जाएगा एक्स की वैल्यू 8। तो जो एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई वो कितनी आ गई 8 और वाई की वैल्यू 6। तो हम लिख सकते हैं C8H6 है ना, एक्स की वैल्यू 8 और वाई की वैल्यू 6। तो ऑप्शन नंबर आपके पास कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही गिवन है, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, ऑन कंप्लीट कंबक्शन 0.0 इतना ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है। ठीक है भाई, उसके आगे गिव 0.792 ग्राम ऑफ CO2, द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है भाई, चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको, कलर चेंज करते हैं सो दैट लिखने में थोड़ा सा अट्रैक्टिव और अच्छा लगे आपको, पढ़ने में रिवीजन करने में। PDF आपको मिल जाएगा है ना, जो मैं यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ। तो वेट ऑफ कार्ब आपको क्या कम ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना गिवन, ऑन कंप्लीट कंबक्शन ऑफ 0.092 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव इतना CO2। ठीक है, आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कितना गिवन है, वो आपको गिवन है 0.0592 ग्राम, और वेट ऑफ जो CO2 है, वेट ऑफ जो CO2 है वो कितना है 0.792 ग्राम है ना। आपको पूछा है कि परसेंटेज ऑफ कार्बन आपका कितना हो जाएगा, ठीक है, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, और आपसे कार्बन पूछा था है ना। तो इसको देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेट ऑफ कार्बन निकाल लेते हैं इस वाले कंपाउंड में। देखो वेट, यहाँ पे देखो वेट ऑफ कार्बन इन CO2, वेट ऑफ कार्बन इन CO2, तो आपके पास यहाँ पे लिख लोगे कार्बन का हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट, समझ पा रहे हो ना, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन इन है ना इनटू नंबर ऑफ कार्बन डिवाइड बाई, आप ओवरऑल आपके पास क्या गिवन है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 मल्टीप्लाइड बाई आपके पास टोटल कंपाउंड कितना था, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन आपके पास कितना हो जाएगा, कितने कार्बन थे 12, मतलब एक कार्बन था और मॉलिक्यूलर वेट 12 हो जाएगा, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 कितना हो जाएगा 44, और ओवरऑल कंपाउंड का वेट कितना किया 0.792 है ना, ये फॉर्मूला ही है। तो आप किसी भी चीज़ का निकालना हो तो बस आपके पास ऊपर जिस एटम का निकालना हो डिवाइड बाई टोटल मॉलिक्यूलर वेट और मल्टीप्लाइड बाई कंपाउंड, तो आपके पास 0.2616 ये ग्राम आ गया कार्बन। ठीक है, अब परसेंटेज ऑफ कार्बन आपको निकालना है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था, ऑर्गेनिक कंपाउंड ये जो गिवन था आपके पास ये है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे जब आप परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो वही सेम कहानी निकला, तो वेट ऑफ कार्बन है ना, वेट ऑफ कार्बन डिवाइड बाई वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, समझ पा रहे हो, और मल्टीप्लाइड बाई 100, परसेंटेज निकालने के लिए 100 लगा देते हैं। तो वेट ऑफ कार्बन 0.216 और वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.492 और यहाँ पे 100। अच्छा, किसी को दोस्तों दिक्कत है ना
तो आप बता ये पूरा जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा ना तो उन सब में पूरा एक एक हर वैरायटी का केस लूँगा। अभी यहाँ पे आप डायरेक्ट समझ लो, है ना, तो ये रिवीजन के तौर पे करा रहा हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा कुछ आपको बहुत ज़्यादा ये एक ही चीज़ को नहीं बता पा रहा। जब एक चैप्टर पढ़ाऊँगा ना तो आपको पूरी एक एक बात, हर वैरायटी कितनी पॉसिबिलिटी वहाँ बता दूँगा, ठीक है। तो ये आपके पास टाइम भी कम है, ये इतना आ जाएगा, अरे अप्रॉक्स लिखोगे तो 44% के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपके पास ए हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये, जिंक रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, एंड गिव जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन भी देता है। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस एट एसटीपी फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ 11.5 ग्राम ऑफ जिंक विथ एक्सेस ऑफ HCl, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो इक्वेशन आपको रिएक्शन गिवन है आप उसको लिख लो। जिंक जब कभी भी एसिड से रिएक्ट करता है ना तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। एनसीईआरटी में भी ये गिवन है, आपको एक आइडिया भी लग जाता है। यहाँ पे हमारे पास क्या रिलीज होगा, H2 गैस रिलीज होगा। अब देखो आपके पास जिंक के मोल कितने मोल यूज हुए हैं, आपसे पूछा क्या है, द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, और आपको जिंक के बारे में पता है, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन के बारे में पूछा है, तो स्टोइकियोमेट्री वाला आप रिलेशन लगाओगे, स्टोइकियोमेट्री, ठीक है। तो आप साफ साफ पहले यहाँ पे देखो कि एक मोल जिंक से कितने H2 रिलीज हो रहे हैं, 1 मोल H2 रिलीज हो रहा है। समझ पा रहे हो आप? या आप ऐसे भी बोलो, क्योंकि इसको उल्टा करके लिखो, क्योंकि जिंक का निकलना था, 1 मोल H2 रिलीज हो रहा है कितने से, 1 मोल जिंक से। समझ पा रहे हो आप? तो आपके पास 1 मोल अगर रिलीज हो रहा है तो एक बात बताइए, यहाँ पे आपको 11.5 ग्राम ऑफ जिंक गिवन था, तो हमें जिंक के लिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ध्यान दें, यहाँ पे हम यहीं पे निकाल लेते हैं। जब मोल ऑफ जिंक निकालोगे आपके पास, तो मोल ऑफ जिंक आपके पास कितना आ जाएगा, जिंक का जब वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो 11 वेट इतना गिवन था और मॉलिक्यूलर वेट आपके पास 65.4। तो ये आप जब सॉल्व करोगे तो आपके पास ये डाटा आ जाएगा, ये मोल में आ गया, इसको कैलकुलेट करना, ठीक है। ये आपके पास मोल के टर्म्स में आ गया। अब आपसे पूछा था वॉल्यूम बताइए, वॉल्यूम, है ना। तो अगर 1 मोल H2 रिलीज होने में 1 मोल जिंक यूज हो रहा है, वही एक टॉफ़ी का मूल्य अगर 1 रुपये है तो इतने मोल टॉफ़ी का मूल्य इतना मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास जिंक के लिए क्या कर दोगे, इतने 1 मोल H2 रिलीज होने के लिए कितना रिलीज होगा, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे ना, मतलब 11.5 65.4 H2 रिलीज होगा, तो ये भी आपके पास 11.5 अपॉन 65.4 ये मोल इतना आपके पास जिंक यूज होगा, जिंक यूज होगा, ये मोल है ना। लेकिन आपसे पूछा क्या था, वॉल्यूम के टर्म से पूछा, तो मोल बराबर फार्मूला पता है, वॉल्यूम डिवाइड बाई 22.7। मोल आपके पास जिंक का ये गिवन था, जिंक का ही यूज हुआ है ना यहाँ पे, तो जिंक का ही लो, हाइड्रोजन का नहीं। तो मोल आपको पता है 11.5 65.4 और वॉल्यूम आपसे पूछा था डिवाइड बाई 27। तो आपके पास ये डाटा जब निकालोगे तो मल्टीप्लाई कर लो, 11.5 इंटू 22.7 और ये 65.5, कैलकुलेट जैसे मल्टीप्लाई डिवाइड करो 3.99 लीटर आ जाएगा, लगभग 4 लीटर के आसपास। तो ऑप्शन नंबर आपके पास बी सही है, ठीक है। तो ऐसे होता है, वही आप हमेशा ये रूल याद रखना, एक टॉफ़ी वाला, एक टॉफ़ी का मूल्य प्राइस 1 रुपये, तो 2 टॉफ़ी का प्राइस कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 रुपये हो जाएगा, वही है ना। तो आपको ऐसे समझो कि आपके पास ये है टॉफ़ी है, एक टॉफ़ी से 1 H2 रिलीज हो रहा है ना, तो 11.5 टॉफ़ी से कितना रिलीज होगा, 11 मल्टीप्लाई कर दो, बस वही, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl इज इतना, डेंसिटी गिवन है, मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन, सिंपल क्वेश्चन, मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी क्या होता है यहीं भी बता देता हूँ। देखो जो मोलैरिटी होता है, मोलैरिटी उसको कैपिटल M से लिखते हैं, उसका मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई इन 1 लीटर सोल्यूशन, वो डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ठीक है। 3 मोलर लिखा है, उसका मतलब 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा इन 1 लीटर सोल्यूशन में। और जो मोलैलिटी होता है, मैंने क्या बोला, जो मोलैलिटी होता है, मोलैलिटी
जो मोलैलिटी होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होता है, ठीक है। और एक मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला देना चाहता हूँ, मोलैरिटी और मोलैरिटी का रिलेशन। देखो होता क्या है, जो मोलैरिटी स्मॉल एम मोलैलिटी होता है, इसको स्मॉल एम से लिखते हैं, है ना, वो होता है 1000 इंटू मोलैरिटी डिवाइड बाई डायरेक्ट फार्मूला 1000 इंटू डेंसिटी, लिख लो पूरा, है ना, डेंसिटी माइनस मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट होता है, ठीक है, डायरेक्ट। तो आपसे मोलैलिटी पूछा ही था, तो आपके पास आधा डाटा गिवन था 1000 इंटू मोलैलिटी कितना की था 3 था, डेंसिटी भी आपको गिवन था कितना था 1000 था, है ना, और डेंसिटी 1 था, मोलैलिटी 3 और आपकी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट NaCl था। इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो 58.5 आएगा, 58.5 आएगा, ठीक है। फर्दर जब आप इसे कैलकुलेट कर लो यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो ये 364 इंटू 10⁻² आ जाएगा। आपको यही वैल्यू निकालना था, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 364, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक। 10⁻² तो आपको गिवन ही था, तो ये होता है आपके पास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये, इफ़ 5 moles of BaCl2 is mixed with 2 moles of Na3PO4 द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Pa3। फिर से लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट, लिमिटिंग रिएजेंट याद है ना, जो कम अमाउंट में विच रिएक्ट फर्स्ट इन ए रिएक्शन, उसी को लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। क्या गिवन था, BaCl2 गिवन था, किसके साथ मिक्स किया जा रहा है, Na3PO4 के साथ मिक्स किया जा रहा है। आपके पास फॉर्म क्या हो रहा है ये भी बता दिया गया, Ba3 बैलेंस्ड इक्वेशन अभी बाद में लिखेंगे, पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास था NaCl। अब देखो आपके पास बैलेंस करना है सभी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे सोडियम 3 था, यहाँ पे सोडियम कितना है, 1 ही है, तो आपको बैलेंस करना है सब चीज़। तो यहाँ पे आप 6 लिखो और यहाँ पर आप 2 लिखो, अब सोडियम हो गया। अब ऑक्सीजन आपके पास 8 दिख रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 2 जा 8 है, ठीक है। क्लोरीन आपके पास यहाँ 2 है, यहाँ पे क्लोरीन आपके पास 6 है, तो आप यहाँ पे क्या कर लो, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, बैलेंस्ड। अब देखो आपसे क्या बोला था कि 5 मोल्स ऑफ BaCl2, तो इनिशियली फिर से वो तरीका, आपको इनिशियल मोल लिख लो 5 मोल्स ऑफ, और ये कितना था 2, और ये बना नहीं होगा 0 0। एट टाइम t आप क्या निकालते हो, आपके पास जो भी मोल इनिशियल है डिवाइड बाई स्टोइकियोमेट्री, 5 डिवाइड बाई स्टोइकियोमेट्री कितना था 3 था, यहाँ पे 2 स्टोइकियोमेट्री 2 था, तो ये आपके पास आ जाएगा कितना आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। अगर इसे आप सॉल्व करोगे तो आपके पास ये 1 पॉइंट समथिंग और ये आपके पास 1 ये 1 पॉइंट समथिंग क्या कर ही लो, 3 1 जा 3 और यहाँ 1.6 के आसपास आएगा, है ना। और यहाँ पे आप निकालोगे ये 1 आ गया, तो कम अमाउंट में कौन है, ये है, तो यही क्या हो गया आपके, ये 1.6, ये आपके पास क्या होगा कम अमाउंट में, तो यही हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। तो आपसे बोला था कि Ba3PO4 इज फॉर्म, तो जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वही फॉर्म होता है ना। तो यहाँ पे हमारे पास 1 मोल ही फॉर्म होगा ये, है ना। अगर आप फाइनल लिखना चाहो, पूरा ही लिखना चाहो तो लिख ही देता हूँ पूरा, तो 1.6 माइनस 1, ये तो पूरा ये नहीं लिमिटिंग 1.6 माइनस 1 स्टोइकियोमेट्री 3 था, इसके मोल इतने बचेंगे, और इसके कितने 1 माइनस 1 इंटू स्टोइकियोमेट्री 2 था, ये 0 ही हो जाएगा, और ये 1 इंटू स्टोइकियोमेट्री यहाँ पे 1 था 1, और यहाँ पे 1 इंटू 6। तो आपसे मोल किसका पूछा था, Ba3PO4 का, तो आपके पास ऑप्शन नंबर यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो गया, ठीक है, 1 मोल। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये वाला, ठीक है। क्या गिवन था आपको, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, तो इसको हम सॉल्व कर, मोल पूछा था तो मोल को कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। 16 ग्राम ऑफ CH4 मतलब आप क्या समझते हो, तो 16 ग्राम, देखो सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्व भी कर लेते हैं ना। देखो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, 16 ग्राम ऑफ CH4, तो 16 ग्राम मतलब अगर आप यहाँ पे मोल निकालोगे तो 16 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट CH4 का 16, तो ये आपके पास 1 मोल आ जाएगा, है ना। और 1 मोल बराबर क्या होता है, Na क्या होता है 6.023, क्या होता है 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जो भी होंगे, ये हो गया।
तो आपके पास एक चीज़ तो क्लियर हो गया, ऐसा कहीं पे गिवन है ए का तो साफ साफ दिख रहा है भाई, हाँ ठीक है 1 मोल ये बी हो जाएगा, ठीक है। तो ए का बी कहाँ कहाँ दिख रहा है भाई, तीनों ऑप्शन में ए का बी दिख रहा है, लेकिन एक ऑप्शन आप कट कर सकते हो, कौन सा, चौथा वाला, ये कट हो गया। दूसरा देख लो 1 ग्राम ऑफ H2 गिवन है ना, बी ऑप्शन चेक करो, 1 ग्राम ऑफ H2 गिवन था, ठीक है। तो इसका जब आप मोल निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट, तो ये हो जाएगा 0.5 मोल, 0.5 मोल हो गया। तो 0.5 मोल है और वॉल्यूम भी के टर्म्स में गिवन था। तो इसका हम क्या करते हैं, मोल ही निकाल लेते हैं। मोल का 3 फार्मूला होता है, वॉल्यूम डिवाइड बाई 22 पॉइंट, याद है ना, ये 0.5 मोल इतना, तो ये आपके पास हो जाएगा ये 7 है ना, ये फार्मूला होता है। आप इसको मोल आपको गिवन था 0.5 V अपॉन 22/7, तो V आपके पास आ जाएगा 11.35 के आसपास आ जाएगा, लगभग आप 35 आ जाएगा, मतलब ये 4 के आसपास आ रहा है, कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर सही है, ये कोई थी अप्रॉक्स, ठीक है। बी का 4th लिख सकते हो। तो ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है, ए का 2nd और बी का 4th कहीं पे दिख रहा है, ए का 2nd बी का 4th, मतलब तीसरा ऑप्शन भी आपके पास कट गया। अब एक और रह गया, उसको भी निकाल लेते हैं, सी को भी चेक कर लेते हैं, 1 मोल ऑफ N2, तो और कौन सा रह गया, वेट निकालना है ना, क्योंकि 2 ही ऑप्शन है वेट के टर्म्स में। तो मोल ऑफ N2 मतलब क्या हो गया, मोल बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, एन बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मोल कितना था, वो सॉरी 1 था, वेट आपको नहीं पता, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है N2 का 28 होता है, तो वेट बराबर 28 ग्राम आ गया है ना। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, N2 का 28 कहाँ है, फर्स्ट हो जाएगा, तो कहाँ पे गिवन है, फर्स्ट गिवन है, तो ऑप्शन नंबर साफ साफ दिख रहा है, यही करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आप इनको तैयार रखना, और बाकी एक बचा तो वहाँ पे आपके पास ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये, द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ओके, लिबरेटेड एट STP बाय ट्रीटिंग 2.4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम विथ एक्सेस ऑफ HCl एसिड। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये भी इजी है, बस आपको वही मेथड अभी तक लिमिटिंग रिएजेंट वगैरह जो पढ़ा है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए द वॉल्यूम ऑफ, पहले रिएक्शन लिखो, सबसे पहले Mg HCl से रिएक्शन हो रहा है ना, तो यहाँ पे आपको लिख सकते हो MgCl2 प्लस H2 रिलीज होगा, है ना, डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन होता है मेटल का, तो अपने H2 रिलीज होता है, इन जनरल आपको बेसिक बात बताऊँ। आपसे बोला है कि द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड एट STP बाय ट्रीटिंग 2.4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का आप मोल निकालो, सबसे पहली बात है मोल ऐसे ही निकालो, जब एन मैग्नीशियम निकालोगे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट आपके पास पता है 2.4, मैग्नीशियम का मॉलिक्यूलर वेट इतना हो गया, तो आप 0.1 मोल आ गया, है ना। वही टॉफ़ी वाला रूल अब फिर से लगाना है कि 1 मोल, देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पर भी 1 है, कि 1 मोल Mg से, Mg कितना 1 मोल H2 दे रहा है, 1 मोल H2 रिलीज हो रहा है ना, 1 मोल इतना H2 रिलीज हो रहा है, तो एक आपके पास 0.1 मोल, एक टॉफ़ी का मूल्य 1 रुपये है, तो 2 टॉफ़ी का मूल्य वही, तो 0. मोल इतना मैग्नीशियम से कितना H2 0.1 मोल H2 रिलीज होगा। आपको किसके टर्म्स से पूछा था, वॉल्यूम के टर्म्स से पूछा था, तो N बराबर होता है V अपॉन 22 है ना, ये 4 होता है, यहाँ पे 4 गिवन था, तो 4 के टर्म्स में आप लिखो, है ना, STP पे गिवन था ना, तो STP आप 22.7 भी लेते हैं, और 22 इन जनरल आप यही लिया करो 22.4, ठीक है। अगर यहाँ पे गिवन भी था तो आप कोई दिक्कत की बात है नहीं तो 22.7 भी आप सॉल्व कर दो। तो यहाँ पे 0.1 और यहाँ पे आपके पास V अपॉन 22.4, तो ये V का आप जब सॉल्व करोगे तो ये आपके पास निकल के, ये आप मल्टीप्लाई कर लोगे, तो यहाँ पे आपके पास ये 0.1 इंटू 22.4 हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास ये निकल के आएगा मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 लीटर हो जाएगा, है ना। ओवरऑल मैंने लिख दिया, तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ए प्रोटीन कंटेन 0.30% ऑफ ग्लाइसिन, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन देखो, अगर मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का क्वेश्चन आता है तो आपके पास जो भी कंपाउंड हो उस जो भी आपके पास सॉल्यूट हो उसको आप इक्वल कर लिया करो ओवरऑल कंपाउंड को, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि अगर आपको कभी ऐसे मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट पूछे, देखो यहाँ पे लिखा है ना मिनिमम मोलर मास, तो आपके पास क्या लिखा करो, जो मोल ऑफ है ना, मोल ऑफ लिख लो, यहाँ पे सॉल्यूट लिख लो, ज़्यादा सही है, इक्वल टू मोल ऑफ कंपाउंड लिख लो, सॉल्यूट जो कम अमाउंट में होता है इनमें। तो आपके पास कितना गिवन था, 0.30% ग्लाइसिन गिवन था, ग्लाइसिन। इसका मतलब क्या हो गया कि 0.3 ग्राम ग्लाइसिन होगा इन 100 ग्राम कंपाउंड में, समझ पाए ना, सोल्यूशन जो भी होगा। तो बस इसके मोल इक्वल कर लो इसके 100 ग्राम के, है ना। कंपाउंड तो आपके पास 100 ग्राम होगा, तो 0.3 और ग्लाइसिन का मॉलिक्यूलर वेट आपको गिवन था 75 और कंपाउंड का वेट 100 और इसका मॉलिक्यूलर वेट आपसे पूछा था। मिनिमम मोलर मास ऑफ द प्रोटीन कंपाउंड ही था। तो आप इसको सॉल्व कर लोगे, मॉलिक्यूलर वेट बराबर 100 इंटू 75 डिवाइड बाई 0.30, है ना। तो ये आपके पास कैलकुलेट कर लो सिंपली, 75 इंटू 100 डिवाइड बाई 30। अच्छा, कैलकुलेशन में दिक्कत होगा तो आप बताना, मैं आपको बता दूँगा करूँगा, है ना। 3 2 जा 6, 3 5 जा 5, तो आपके पास ये आ जाएगा 25 इंटू 10⁻3। ये 100 का मल्टीप्लाई कर लोगे ना इसमें, है ये, तो आपका आंसर कितना आ गया 25, बी सही हो जाएगा, ठीक है। यही आपसे पूछा था, एक्स ही पूछा था, ये गिवन था 3, है ना, ये मत कर देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, ठीक है, 80 क्या लिखा है, 81 ग्राम ऑफ वाटर आफ्टर कंप्लीट कंबक्शन। फिर से कंप्लीट कंबक्शन, मतलब ये बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है, इसको छोड़ना नहीं भाई, है ना। ये कंबक्शन रिएक्शन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। बैलेंस इक्वेशन लिख लो, कंबक्शन हाइड्रोकार्बन रिएक्ट करेगा, आपके पास क्या बैलेंस लिख देता हूँ। अभी तक एक ही रिएक्शन यूज हुई है जो ऊपर हमने बताया, है ना, पहले सबसे पहला क्वेश्चन ही यही था, तो इसको बैलेंस लिख लिया, है ना। तो वाटर 88 ग्राम ऑफ वाटर आफ्टर कंप्लीट कंबक्शन, है ना। तो आपको एक पढ़ा होगा प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, है ना। जो एटम होते हैं कंजर्व होते हैं, मतलब रिएक्टेंट साइड जो एटम होंगे और प्रोडक्ट साइड वो कंजर्व्ड होंगे, बराबर होंगे। एटम ऑफ कंजर्वेशन, है ना। क्या होता है आपके पास, रिएक्टेंट साइड कितने मोल है ना, देखो, मतलब ऐसे हम मान लेते हैं n इंटू जो CH4 होगा, ठीक है, n इंटू CH4 वो किसके इक्वल होगा आपके पास, यहाँ पे गिवन है द मीथेन रिक्वायर्ड 81 ग्राम ऑफ वाटर कंप्लीट कंबक्शन, है ना। द मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड, तो मीथेन का मोल जो रिक्वायर्ड होगा वो आपके पास यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा, n इंटू H2O के। तो आपके पास यहाँ पे मीथेन को बैलेंस करके यहाँ पे एकदम लिखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH4, कार्बन एक है, सही है। तो आपको ये भी गिवन है कि 81 ग्राम ऑफ वाटर आफ्टर कंप्लीट कंबक्शन, ठीक है। तो 81 ग्राम ऑफ, इसको हम कैसे लिखेंगे, एन की वैल्यू यहाँ पे अगर आप मीथेन निकालोगे तो मीथेन की जो आ जाएगा एन बराबर ये 4 आ जाएगा। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं आपको कंफ्यूज क्यों करूँ, ये प्रिंसिपल ऑफ एटम, ये तो मैं चलो ठीक अभी तक जैसे कर रहा है ना, मैं दूसरा एक बार कोशिश कर रहा था कि इसको दूसरे तरीके सॉल्व करूँ, पर कोई बात नहीं, इसको देखो सिंपल है ना। एक मोल यहाँ पे 2H2 मिल रहा है ना, तो एक मोल CH4 से कितना मोल H2 2 मोल H2O मिल रहा है, 2 मोल H2O मिल रहा है ना। तो आपको बोला है 81 ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो पहले वाटर का मोल निकालो, NH2O निकालोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, 80 इतना मोल आ गया वाटर का, है ना। और इसको और सॉल्व कर लो, और 9/2 आ गया, तो इसको 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, इतना मोल वाटर है आपके पास। तो हमें पता है 2 मोल H2O से के लिए कितना रिक्वायर्ड है, 1 मोल CH4 रिक्वायर है, CH4 रिक्वायर है ना। तो 1 मोल, वही एक टॉफी का मोल के लिए आपके पास 1/2 CH4 रिक्वायर होगा, 0.5 मोल
H2O के लिए कितना रिक्वायर 0.5 इंटू हाफ CH4 रिक्वायर होगा। और ये अब ये मोल है और मोल बराबर आपके पास क्या होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मोल आपको पता है 0.52 है ना, और वेट आपसे पूछा था सॉरी हाँ द मोल्स ऑफ मेथेन रिक्वायर्ड मोल पूछा था, तो 0 हो गया। मेथेन वैसे वेट वोट तो आया नहीं, वो तो सही तो गया वेट, आगे कुछ और निकालने की जरूरत है, मोल ही आया था तो ये मल्टीप्लाई करके लिख लो इसको, कितना हो जाएगा 0.5/2 फर्दर सॉल्व करोगे 5/10 इंटू 2, ठीक है। तो 5/10 इंटू 2 तो ये 5 डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा 20, और 20 हो गया तो आप इसको सॉल्व कर लो यहाँ पे। और मान लीजिए ये 0 कितना बार गलती, ये 4.5 है ना, ये तो 4.5 है, ये देख रहे हो, तो ये वही है, बार बार गलती पता नहीं क्यों हो जा रही है, लगातार बोलने से हो जाता है। 4.5 है ना, इतना तो हो गया आंसर, तो यही था, बस कैलकुलेशन है बाकी। तो 4 इसको 10 लिख लो और ये हाफ लिख लो, है ना। अब यहाँ पे आप सॉल्व कर लोगे, 5 2 = 5 और 5 ये 9 टाइम्स जाएगा। फर्दर आप इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ पे ये हो जाएगा 9 और डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। फर्दर सॉल्व करो तो ये आपके पास आ जाएगा 2.25, लेकिन ये आपको किसके 10⁻² के टर्म्स में लिखना था, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 225 इंटू 10⁻² हो जाएगा, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा 225 आ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर, आपको सिंपली कुछ नहीं करना था, जो मैंने आपको जिस तरीके से बताया वैसे ही सॉल्व कर सकते थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 56 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस इज मिक्सड विथ, ठीक है, विथ एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाँ सही है। और एंड इट इज़ फाउंड दैट 20 लीटर ऑफ अमोनिया ओके गैस इज प्रोड्यूस, द वॉल्यूम ऑफ अनयूज नाइट्रोजन गैस, वॉल्यूम ऑफ अनयूज नाइट्रोजन गैस आपसे पूछा था। चलिए आइए इसको देख लेते हैं। देखिए आपसे क्या बोला था, सॉल्व। सबसे अमोनिया का इक्वेशन लिख लीजिए, N2 गैस होता है, H2 होता है ना, अमोनिया बन रही, तो भाई अमोनिया का इक्वेशन आपको लिखना चाहिए, अमोनिया इक्वेशन आना चाहिए, है ना, ये हो गया। अब आपको ये पता है कि H2 एक्सेस में है, तो समझ पा रहे हो, तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास 2 मोल NH3 फॉर्म होने के लिए कितना N2 रिक्वायर्ड है आपके पास, 1 मोल N2 रिक्वायर्ड है, क्योंकि आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट कौन, अगर ये बोल दिया एक्सेस में H2 है, एक्सेस H2 है, तो भाई ये तो लिमिटिंग रिएजेंट होगा नहीं, जो कम अमाउंट में होगा वही तो लिमिटिंग रिएजेंट होता है, तो आपके पास जो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा N2 हो जाएगा, तो जो लिमिटिंग होता है उसी के अकॉर्डिंग आप सॉल्व किया करिए। तो 2 मोल NH3 फॉर्म होने के लिए 1 मोल N2 रिक्वायर्ड है, 1 मोल N2 रिक्वायर्ड है ना, N2 रिक्वायर्ड है, तो वही बात है, हमारे पास 1 मोल NH3 फॉर्म होने के लिए कितना N2 रिक्वायर्ड हो जाएगा 1/2, 1 मोल NH3 के लिए, ये समझ जाना, 1 मोल हाफ N2 रिक्वायर्ड होगा, मतलब इतना मोल रिक्वायर्ड होगा। आपसे पूछा क्या था, वॉल्यूम के टर्म्स में पूछा था, तो ये बोला है 56 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस इज मिक्सड विथ एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड इट इज़ फाउंड दैट 20 लीटर ऑफ अमोनिया गैस इज प्रोड्यूस, ठीक है, तो 20 लीटर ऑफ अमोनिया गैस इज प्रोड्यूस आपको बोल रहा है, ठीक है। दोस्तों अब मैं सोच रहा हूँ ना, आपको फिर से एक दूसरा मेथड मेरे दिमाग में क्लिक कर गया है ना, इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल मेथड फिर से बताता हूँ, है ना, कोई बात नहीं, सॉल्व करते करते चीज़ें आ जाती, हाँ वो तो सही थे, आपके पास लिमिटिंग रीजेंट, वो तो बात सही था। अब देखो अगर आप एक चीज़ नोटिस करो तो यहाँ पे 1 रेशियो है, और यहाँ पे अगर हाइड्रोजन को बैलेंस करके लिखो तो 3H2 है ना, और एक्सेस में भी है, यहाँ पे लिख लो, बैलेंस इक्वेशन तो होना ही चाहिए 3 और यहाँ पे 2। तो अगर आप ये आपके पास रेशियो मोल के टर्म्स में है तो भाई लीटर के टर्म्स में भी यही रेशियो होगा, है ना। इन केस मान लो ये आपको ये बोला है कितना कि 20 लीटर ऑफ अमोनिया गैसेस प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है भाई, अगर ये 20 लीटर ये प्रोड्यूस हो रहा है तो इसके अकॉर्डिंग
ये रेशियो कितना है 1:3:2 है, तो ये आपके पास 30 होना चाहिए, है ना रेशियो, और यहाँ पे 1 है तो ये आपके पास कितना होना चाहिए 10। अगर 1 से 2 बन रहा है भाई ये, तो 20 से कितना बनेगा 10 बनेगा, 1 का आधा हो रहा है ना, तो यहाँ पे 20 का आधा ही हो जाएगा। अरे ऐसे समझ लो, N2 और H2 और NH3 का रेशियो कितना गिवन है 1:3:2 गिवन है, तो आप लिख सकते हो Z × 3Z, और ये कितना हो जाएगा 2Z। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे जब इसको हम निकाल लेंगे तो आपको पता है 2Z कितना है, हम NH3 आपको गिवन है कितना बन रहा है भाई 20 लीटर, तो Z कितना आ जाएगा 10 लीटर ही आ गया। और 3Z आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा 3 × 10 वो 30 आ जाएगा। ऐसे ही तो आएगा रेशियो, मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं है ना। पर वो छोड़ो, वो मैथमेटिक्स आपको सॉल्व नहीं करना, आप नीट के बच्चे हो। आप यहाँ से देखो, ये ऐसे सोचो 20 बन रहा था तो ये आपके पास 10 हो जाएगा, है ना। अब लिमिटिंग रीजेंट ये कम अमाउंट में कौन है, ये है आपके पास 10 और 30 में ये कम है, तो ये लिमिटिंग रीजेंट हो जाएगा, है ना, लिमिटिंग रीजेंट। तो यही खर्च होगा रिएक्शन में। अब खर्च होगा तो आपको इनिशियली बोला था N2 कितने लीटर था, इनिशियली ये बोल रहा था, इनिशियली आपको N2 गिवन था क्वेश्चन में 56 लीटर, और आपको पता चल गया N2 लिमिटिंग रीजेंट है, तो खर्च कितना होगा भाई 10 खर्च हो जाएगा, तो 56 माइनस 10 करोगे तो वॉल्यूम आपके पास कितना आ गया है, वॉल्यूम आपके पास आ गया 6 और 5 में से 46 लीटर आ गया। सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी टिक कर दो। ठीक है, तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते थे, ये आपके पास क्वेश्चन था और इस तरीके से आप इसको ट्रीट कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्लोरोफिल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द क्रस्ट ग्रीन लीव्स। ठीक है भाई, फिर क्या बोला है वाज डिजॉल्व इन वाटर टू मेक 2 लीटर ऑफ सोल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम कंसंट्रेशन 48 पिकोमीटर, द नंबर ऑफ एटम ऑफ मैग्नीशियम इन दिस सॉल्यूशन। आपके पास नंबर ऑफ एटम क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन आ ही गया है तो मोल कॉन्सेप्ट का सबसे इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला मैं बता ही देता हूँ, नहीं तो हम हाथ से भी निकल जाएगा, दिमाग से निकल जाएगा, ये बोल सकते हो। तो देखो अब यहीं पे सारा कुछ लिख देता हूँ मैं। एक चीज़, जो नंबर ऑफ मोल्स होता है आपके कई फॉर्मूले, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, एक होता है वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, है ना। एक आपके पास होता है, अगर कभी मोल का फॉर्मूला होता है तो मॉलिक्यूल, है ना, डिवाइड बाई Na होता है। और कभी नंबर ऑफ एटम पूछता है आपसे तो यहाँ पे आप एटॉमिसिटी लिखते हो, एटॉमिसिटी मल्टीप्लाइड बाई मोल इंटू Na। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप याद रख लेना। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब देखो आपसे क्या बोला था कि क्लोरोफिल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द क्रस्ट ग्रीन लीव्स वाज डिजॉल्व इन वाटर टू मेक 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन मैग्नीशियम कंसनट्रेटेड 48। ठीक है, हाँ भाई, हाँ, अब देखो ये क्वेश्चन को हम बताते हैं। आप देखो इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि अगर पीपीएम में आपको वेट निकालना, मतलब कंसंट्रेशन टर्म्स होता है, पीपीएम का जो फॉर्मूला होता है पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं, ये क्या होता है मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम। आपके पास मास है, यहाँ पे मैग्नीशियम गिवन था, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml में होना चाहिए, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात 10⁶ होता है। तो आपके पास देखो पीपीएम की वैल्यू 48 गिवन थी यहाँ पे, तो पीपीएम की वैल्यू आपके पास लिख लो 48, और यहाँ पे वेट ऑफ आपको नहीं पता था मैग्नीशियम, यहाँ पे लिख लो। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 2 लीटर था, उसको 1 लीटर बराबर 1000 ml, तो 2 लीटर बराबर 2000 ml हो जाएगा, है ना, और यहाँ 10⁶ हो जाएगा। तो वेट आप निकाल लोगे, आपके पास ये आ जाएगा 48, और यहाँ पे कैंसिल कर लोगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, और ये मल्टीप्लाइड बाई 2 आप लिख सकते हो। अब देखो आपके पास फर्दर जब इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे ये हमारे पास हो जाएगा 90, इसको मल्टीप्लाई 96 इंटू 10⁻³ ग्राम, इससे भी ये कैंसिल कर ही दो। ठीक है, फर्दर आप जब यहाँ पे ये आपके पास वेट आ गया तो अब मोल भी आप निकाल लो। वेट आ गया तो मोल कैसे निकालोगे, मोल बराबर मॉलिक्यूल वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो जब मोल आप लिखते हो, वेट आपके पास 96 है 10⁻³ मैग्नीशियम का मॉलिक्यूलर वेट 24 हो जाएगा, तो इसे सॉल्व करोगे तो 4 × 10⁻³ आपके पास आ गया। अब देखो आपको एक चीज़ और पता है, मोल बराबर जो फॉर्मूला होता है, अभी मैंने ऊपर लिखा है ना, मॉलिक्यूल डिवाइड बाई Na होता है।
ठीक है। तो यहाँ पे और नंबर ऑफ़ एटम बराबर एक ही मैग्नीशियम है, तो नंबर ऑफ़ जब आपको ये मोल तो पता ही चल गया, नंबर ऑफ़ एटम आप लिखोगे तो ये क्या लिख सकते हो 4 × 10⁻³ इंटू Na, है ना। और मॉलिक्यूल आपके पास कितना है, और Na की वैल्यू आप मैं कहूँगा पुट कर लो, तो ये 6.023 × 10⁻23, ठीक है। तो ये आपके पास नंबर ऑफ़ एटम जो निकल के आ जाएगा वो ऑलमोस्ट आ जाएगा 24 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपसे x ही पूछा था, तो x आ गया। यहाँ पे आप फर्दर ये भी आएगा पर इसको लिखना नहीं है, आपके पास 20 लिखना है, 24 लिखना है, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो आपको ये गिवन है द नॉर्मेलिटी। हमने थोड़ा सा नॉर्मेलिटी के भी क्वेश्चन ले रखे हैं क्योंकि आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या बोला है, द नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 इन द सॉल्यूशन ऑब्टेन ऑन मिक्सिंग 100 ml ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 विथ 50 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH, कितना हो जाएगा नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए द नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 इन द सॉल्यूशन ऑब्टेन ऑन मिक्सिंग 100 ml ऑफ H2SO4, 100 ml ऑफ H2SO4 मिक्स किया जा रहा है ना। तो विथ 50 एक एसिड को एक बेस के साथ मिक्स किया जा रहा है। तो देखो आप जब निकालोगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, मोल ही होता है इक्विवेलेंट, है ना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होता है। तो कैसे निकलता है, हमारे पास जो भी आपके पास वॉल्यूम गिवन होता है, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, और यहाँ पे H2SO4 के केस में आपके पास n फैक्टर लिखते हो। तो देखो H2SO4 में यहाँ पे 2H प्लस रिलीज होंगे, समझ पा रहे हो, 2H प्लस SO4 2 माइनस, तो यहाँ पे जो n फैक्टर आएगा वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना H प्लस रिलीज हुआ। तो यहाँ पे आप जब आपके पास ये H2SO4 का हम डाटा लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास 0.1 इंटू वॉल्यूम 100 वैलेंसी फैक्टर 2 हो गया, ठीक है। ये एसिड हो गया, ये एसिड को मिक्स किया जा रहा है बेस के साथ, चाहे तो आप ऐसे करके लिख लो H2SO4 प्लस NaOH, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। और आपके पास क्या बने, NaOH के साथ मिक्स, जब एक एसिड को बेस के साथ मिक्स करते हो तो आपके पास क्या बनता है, एक सॉल्ट बनता है Na2SO4, और एक साथ में आपके पास वाटर रिलीज होता है, एसिड बेस रिएक्शन। तो यहाँ पे आपके पास कितना आ गया, ये आ गया, कितना आ गया, ये इसे कैलकुलेट कर लोगे आ जाएगा 20, मल्टीप्लाई कर लो 20 आ गया मिलीमोल। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस निकाल लो NaOH, वो कितना हो जाएगा, सेम कहानी है, 50 आपको गिवन था वॉल्यूम, मोलरिटी आपको गिवन था, वैलेंसी फैक्टर आपको कितना हो जाएगा NaOH का, NaOH में कितने OH है, Na प्लस और OH माइनस है, तो n फैक्टर यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 1 लिख लोगे, ये आपके पास आ जाएगा 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लो। तो आपको एसिड आपको ज़्यादा दिख रहा है, 20 ज़्यादा है ना भाई, तो अगर 20 एसिड ज़्यादा है तो आपके पास वहाँ सॉल्यूशन में क्या बचेगा, H2SO4 ही तो बचेगा। H2SO4 रिमेन कितना हो जाएगा, देखो 20 थे, उसमें से 20 में से 5 रिएक्ट कर लेंगे बेस के साथ, 5 बेस है ना, तो 5 रिएक्ट कर लेंगे, एसिड बचेगा कितना, 15 आपके पास बच गया, है ना। ये आपके पास क्या हो गया, H2SO4 बच गया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 बच गया, ठीक है। तो अब आप इसको नॉर्मेलिटी के टर्म्स में सॉल्व करो, तो देखो आप सॉल्व कर लोगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हो जाएगा नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, ए टू वी टोटल आप लिखोगे, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आपके पास कितना आया था, 15 आया था, नॉर्मलिटी आपसे पूछा था, वॉल्यूम टोटल कितना हो जाएगा 50 प्लस 100, तो नॉर्मलिटी आपके पास जो निकल के आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1 × 10⁻⁻1 नॉर्मल। आपको 1 वाला वैल्यू पूछा था, देख लो यहाँ पे 1 वाला ये गिवन था ना, आपको यही पूछा था, ये गिवन था, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ये होता है भाई आपके पास रिएक्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, देखिए आपको क्या गिवन है, इसको भी सॉल्व करते हैं, कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, देखिए कलर सेम ही हो गया और फिर से हम दूसरा कलर लेंगे। चलिए आपको क्या गिवन है उसको लिखिए, ऐसे भी क्वेश्चन गिवन है, ये टॉल्यून है, इसको टॉल्यून बोलते हैं, और ये बेंजल्डिहाइड है,
बेंजल्डिहाइड। आपसे बोला इन द एबोव रिएक्शन 5 ग्राम ऑफ टॉल्यूइन इज कन्वर्टेड इनटू बेंजल्डिहाइड विथ 92% यील्ड आपको गिवन है। आपसे बोला है कि द अमाउंट ऑफ बेंजल्डिहाइड क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ बेंजल्डिहाइड बोलिए। तो 5 ग्राम ऑफ टॉल्यूइन है, मतलब मोल निकालो, ये 5 ग्राम आपको गिवन है। तो अगर मोल निकालोगे टॉल्यूइन का तो 5, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 92 होता है। आपको ये साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे हमारे पास 1 मोल से 1 मोल बन रहा है, समझ पा रहे हो आप, 1 मोल से 1 मोल बन रहा है। तो यहाँ पे आप 92% यील्ड भी आपको गिवन है। तो अपना यूनिटरी मेथड हम लगाते हैं, इसको साइड में रखो। पहले हमें पता है 1 मोल टॉल्यूइन से 1 मोल क्या बन रहा है आपको, बेंजल्डिहाइड बन रहा है, समझ पा रहे हो आप। तो आप देखो अगर 5/92 मोल टॉल्यूइन से आपका 5/92 बेंजल्डिहाइड बनेगा, है ना, इतना मोल बेंजल्डिहाइड बनेगा। तो अब आपको ये भी गिवन था कि आपके पास द बेंजल्डिहाइड की जो यील्ड है वो कितनी है, 92% है। तो भाई 92% यील्ड, अगर 5 ग्राम आप इसके टर्म्स में लिख सकते हो ना, ये आपके पास 5/92 मोल टॉल्यूइन से इतना बेंजल्डिहाइड बन रहा था। आपको तो ये बोला था इसका जो यील्ड है वो कितना है, यील्ड आपके पास 92% है, मतलब आप इसको 592, ये तो था ही, इसके साथ साथ आपके पास यील्ड कितनी आ रही थी, यील्ड आ रही थी 92%, मतलब 92/100 इसको 0.92 लिख सकते हो। आपके पास ओवरऑल जो आ जाएगा 0.05 आ जाएगा। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कन्फ्यूज हो गए, पर कोई बात नहीं। अब देखिए मैं आपको फिर से इसको बताता हूँ ना, कन्फ्यूज में कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझ गया। आप थोड़ा सा देखो, ये 1 मोल से 1 मोल बन रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1 मोल से 1 एक्चुअल में इसकी जो यील्ड आ रही है ना, आप ये बोल सकते हो 1 मोल, ये गिवन है ना 92%, तो आप लिख लो यील्ड कितना है 92%। तो आप देख रहे हो जो 1 मोल है टॉल्यूइन, उससे आपको जो यील्ड आ रही है वो कितना आ रहा है, इसको 92% है, तो आप परसेंटेज को जब वैल्यू में लिखोगे 100 के टर्म्स में डिवाइड बाई 100 करोगे तो 0.92 ग्राम इसको लिख सकते हो, है ना। तो आपके पास जो यील्ड आ रही है वो कितना आ रहा है, 0.92 ग्राम आ रहा है। तो आपके पास जो टॉल्यूइन के मोल हैं वो कितने, 5/9 टॉल्यूइन से कितना मोल आ जाएगा आपके पास, कितना ग्राम आ जाएगा, ये यील्ड जो आ रहा है 5/92 इंटू 0.92 ग्राम आ जाएगा, है ना, ये 0.05 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे, है ना। तो आप मास ऑफ बेंजल्डिहाइड जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ बेंजल्डिहाइड, ये 92, ये ग्राम, फिर से मैं ग्राम को, ये इसको आप मोल के टर्म्स में पूछा है तो मोल के टर्म्स लिखो, ये है ना मोल है यहाँ पे, 1 मोल से 1, तो 92% यील्ड को हमने एक्चुअल में ये मोल के टर्म्स में यहाँ पे निकाल लिया, है ना, ये इतना आ गया 0.0। तो आपसे पूछा था मोल्स मास ऑफ बेंजल्डिहाइड, तो मोल बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है, और मोल्स आपको कितना गिवन था, यहाँ पे 0.05 है, और वेट आपका पूछा था, वेट ही तो निकालना था यहाँ पे, है ना। लेकिन इसको हमने परसेंटेज को, ये परसेंटेज ही है, हमने कुछ अलग नहीं किया, बस इसको 100 कर दिया, है ना। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 16 होता है, तो ये आप मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास ये निकल के आ जाएगा 530 × 10⁻²। आपसे पास यही पूछा था, तो ये कितना हो जाएगा, 530 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और परसेंटेज यील्ड बराबर होता है, मतलब एक्सपेरिमेंटल डिवाइड बाई थ्योरेटिकल मल्टीप्लाइड बाई 100, ये भी आपके पास एक फार्मूला होता है, पर इसमें आप ऐसे ही सॉल्व करना, तरीका सीख लो, आपको क्वेश्चन आएगा बस ऐसे ही सॉल्व करना है ना, तरीका पता होना चाहिए। क्या बोला, N2NH3, ठीक है। कंसिडर द अबव रिएक्शन, द लिमिटिंग रीजन इन द फॉलोइंग रिएक्शन एंड नंबर, ये तो मतलब क्वेश्चन हो ही गया एक तरीके से, आप मान लो, पर फिर भी आप कर ही लो। क्या बोला था, N2 गैस और क्या गिवन था, 3H2 गिवन था, है ना। लिमिटिंग रीजन कैसे निकालते हैं, मैंने आपको तरीका सिखा दिया, कैसे निकालते हैं कि आपको यहाँ पे ये गिवन था, वेट भी गिवन था, अब वेट के टर्म्स में गिवन था, तो इसको एन इनिशियल निकालते हो, एन इनिशियल कैसे, वेट आपको गिवन था 20 ग्राम, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट N2 का कितना 28 हो जाएगा, और इसका हाइड्रोजन का 5 डिवाइड बाई
2 हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। और ये आपके पास इनिशियली 0 था, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, इसमें जो कम नंबर में आएगा वही आपके पास क्या हो जाता है, लिमिटिंग रीजन। तो ये आप कैंसिल आउट करके लिख लो इसे, ये 2 10 जा 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। और फर्दर और लिख लो तो इसे 5 डिवाइड बाई 7 और 5 डिवाइड बाई 7। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है ये N2 है और ये H2 है, कौन सी वैल्यू आपको कम लग रही है। जो वैल्यू आपको कम लग रही है ये 5/7 है, क्योंकि 5 सेब को 2 हिस्सों में बांटा गया, 5 सेब को 7 हिस्सों में बांटा गया। कौन कम है भाई, आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट यही है ना, कम वाला है। तो यहाँ पे आपके पास एक चीज़ क्लियर हो गया, जो N2 है वो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो वही रिएक्ट करता है ना, n टाइम t पे जब आप निकालोगे तो आप वही रिएक्ट करेगा। तो रिएक्ट करेगा तो कैसे, आप देखो कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, कैसे आप निकालते हो, ध्यान देना। लिमिटिंग रिएजेंट ये N2, वैसे मैं स्टोइकियोमेट्री को यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री मैं एक चीज़ बताना है, सही कुछ गलत है नहीं, पर मैंने लिमिटिंग रिएजेंट आपको वैसे स्टोइकियोमेट्री का मल्टीप्लिकेशन तो किया नहीं, कर लो ना। इसको क्या करते हो, 5/7 डिवाइड बाई 1 और यहाँ 5/2 डिवाइड बाई 3 करोगे, तो फिर भी आप करोगे तो ये आपके पास 5 × 3 डिवाइड बाई 2, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 15/2, और ये फिर भी कम ही रहेगा, है ना। तो आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट यही लिमिटिंग रिएजेंट है, और ये लिमिटिंग रिएजेंट है। तो ये आपके पास क्या दे रहा है, देखो यहाँ पे लिखता हूँ, है ना। अब आपको साफ साफ ये दिखना चाहिए कि ये अगर लिमिटिंग रिएजेंट है 5/7, तो ये n फाइनल लिख लो 5/7, ये तो पूरा ख़त्म हो जाएगा 5/7 मल्टीप्लाइड बाई 1, और फॉर्म्ड 2 हो रहा है तो 2 × 5/7, तो यहाँ पे NH3 फॉर्म्ड कितना हो जाएगा, अरे जो प्रीवियस करते आए हो वही, तो 10/7 मोल, है ना। लेकिन आपसे वेट के टर्म्स में पूछा था या किसके टर्म्स में पूछा था, वेट के टर्म्स में पूछा था, वेट के टर्म्स में नहीं, मोल ही पूछा था, N2 फॉर्म। तो एक कैलकुलेट 7 × 7 आपके पास ये 3 हो गया, है ना, और 7 4 जा तो ये 1.4 समथिंग, अरे डिवाइड कर लोगे ना भाई, आप सोच रहे होगे सर डायरेक्ट ही कर दे रहे हैं। देखो 7 1 जा 7, 7 यहाँ पे आ गया कितना 3, अब यहाँ पे डेसिमल यहाँ पे 0, तो 7 4 जा तो इतना तो कर सकते हो 2882, है ना। फिर 1.42 समथिंग आसपास आ रहा है, तो ये बोल सकते हो आपके पास ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, कितना रिक्वायर्ड होगा, N2 लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। H2 तो लिमिटिंग रिएजेंट हो नहीं सकता ऑप्शन में, N2 और इतना, ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये, द फार्मूला ऑफ अ गैसेस हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ओके, विच रिक्वायर्स, दिख रहा है आपको, फिर से कंबक्शन रिएक्शन का क्वेश्चन है। देखो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, तो ऐसे भी क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहना। देखिए क्या बोला है कि कंबक्शन रिएक्शन पहले आप लिख लो, कंबक्शन रिएक्शन CxHy, है ना, और क्या होता है x + y/4, और यहाँ पे O2 होता है, और क्या रिलीज होता है XCO2 + y/2 H2 होता है। आपसे बोला द फॉर्मूला ऑफ गैसेस हाइड्रोकार्बन विच रिक्वायर 6 टाइम्स ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ O2। अगर हम लेट एज्यूम कर लेते हैं, लेट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन कौन सा है, पहला CX है, CxHy है, इसका वॉल्यूम अगर हम एज्यूम कर लेते हैं V है, तो आपके पास जो वॉल्यूम ऑफ O2 क्या हो जाए, वॉल्यूम ऑफ O2 6 टाइम वॉल्यूम ऑफ O2 कितना है, वॉल्यूम ऑफ O2 जो हो जाएगा इज 6 टाइम्स ग्रेटर देन CxHy, है ना। तो आप लिख सकते हो VO2 बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, VO2 बराबर यहाँ पे, ठीक है सही है, 6 × CxHy, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत। और आपको ये भी बोला है कि फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन एंड प्रोड्यूसेस 4 टाइम्स ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ CO2, मतलब CO2 का वॉल्यूम आपके पास क्या बोला है 4 टाइम्स है, ये भी बोला है। तो आपका जो मतलब ये समझ सकते हो कि CO2 कितना निकल रहा है, XCO2 निकल रहा है, तो जो XCO2 है वो कितना है,
XCO2 है वो 4 मतलब कितना है 4 टाइम्स है ना, तो 4 टाइम्स है इसका V का, ये भी बोल रहा है आपसे। तो आप यहाँ पे जो लिख सकते हो कि 1 सेकेंड 4 टाइम्स है वो तो सही है। यहाँ पे ये जो बोल रहा है देखो, वॉल्यूम ऑफ जो CO2 आप निकालोगे तो XCO2 आपके पास क्या बोल रहा है ये Vx, और Vx आप बोल सकते हो 4V के बराबर है ना। तो ये हमारे पास Vx हम मान लेते हैं CO2 का लेट वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना है V है, तो बोल रहा है अगर वॉल्यूम ऑफ CO2 V है तो इसी खुद के वॉल्यूम का 4 गुना है, ठीक है, ये गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है। तो इक्वेशन आपके पास 2 हो गया। अब यहाँ से कैलकुलेट V से V आपके पास कैंसिल हो गया, तो x बराबर कितना आ गया 4 आ गया। x बराबर अगर 4 आ गया तो आपके पास ये एक डाटा और है कि हम ये लिख सकते हैं, ये जो इक्वेशन 1 आपने बनाया फ्रॉम इक्वेशन 1 आपको ये भी तो पता है जो O2 के लिए आप इक्वेशन लिखते हो कितना है x प्लस वाई बाई 4 है ना, x प्लस वाई बाई 4 बराबर में ये कितना हो जाएगा V है ना, ये इक्वेशन में O2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6V हो जाएगा। और x की वैल्यू आपको पता है 4 है, तो x की वैल्यू आप पुट कर लो, x वैल्यू 4 प्लस वाई बाई 4 बराबर कितना हो जाएगा 6V हो जाएगा। V से V कैंसिल हो गया, तो आपके पास यहाँ पे ये कैलकुलेट करोगे तो 4 प्लस वाई बाई 4 बराबर 6 हो गया। और यहाँ पे आपके पास वैल्यू इजी कैलकुलेट करो या मैं डायरेक्ट ही से करूँ, चलो कैलकुलेट करते नहीं, आप कहोगे 16 हो जाएगा प्लस वाई बाई 4 हो जाएगा है ना बराबर 6। तो ये 16 प्लस वाई और यहाँ पे 24 हो जाएगा, वाई बराबर आपके पास 24 माइनस 16 ये आ जाएगा 8 आ जाएगा है ना। तो वाई की वैल्यू आपके पास 8 आ गया। तो यही पूछा था आपसे द वैल्यू ऑफ वाई, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन था और कुछ नहीं है ना, दिमाग का खेल था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द नंबर ऑफ एटम्स इन 8 ग्राम ऑफ सोडियम इज इतना, ठीक है। आगे क्या आपसे बोला है द वैल्यू ऑफ एक्स इज। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करोगे, आपको पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ अगर मान लो एक ग्राम है, मतलब उसके मोलर मास के बराबर है, तो उसमें 1 मोल होता है ना। अगर मान लो मैंने सोडियम ही ले लिया तो इसका एटॉमिक मास कितना होता है 23 ग्राम होता है ना, ग्राम पर मोल आप अच्छे से वो लिखोगे तो मोल कितना हो जाएगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया 1 मोल हो गया है ना। तो मोलर मास के बराबर अगर किसी एटम का मॉलिक्यूलर मास लेते हो तो मोल के बराबर आता है, 1 मोल आ गया। तो 1 मोल में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कितने एटम होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल होते हैं, या एटम बोल लो आप, ठीक है, एटम बोला है तो एटम बोल लो। अब 1 मोल को आप ये भी तो लिख सकते हो 23 ग्राम, मोलर मास ही यही इसी से तो आया था 1 मोल है ना। तो 23 ग्राम में, क्योंकि ये 8 ग्राम के टर्म्स में पूछा था इसलिए हमने 23 ग्राम में आपके पास कितने एटम है 6.023 इंटू 10⁻23 एटम है ना। तो वही 2 टॉफ़ी का मूल 1 रुपये, तो 1 टॉफ़ी का मूल 1/2। तो 23 ग्राम में इतना एटम है तो 1 ग्राम में कितना एटम होंगे 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 23। तो 8 ग्राम के लिए आपसे पूछा था कितने एटम होंगे, तो 8 ग्राम के लिए 6.023 इंटू 10⁻23 और डिवाइड बाई 23 मल्टीप्लाइड बाई 8 कर दो, ठीक है। बस आपके पास आ गया, ये खटा से आंसर निकाल दो कितना आ गया इससे। तो आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 2 इंटू 10⁻23। तो x से आपके पास वैल्यू कितना आ गया, x की वैल्यू जो आ गई 2, क्योंकि यही तो पूछा था नहीं, इसमें पूरा पूछा था 2 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पे आप ये भी लिख लेना 23 है ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 4.5 ग्राम ऑफ कंपाउंड, ठीक है, वाज यूज टू मेक 250 ml ऑफ इट्स एक्वस सोल्यूशन। द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन, जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर।
तो आपके पास यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट आपके पास 4.5 है, मॉलिकुलर वेट 90 गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 250 था। तो इसको लीटर में चेंज कर लोगे, डिवाइड बाई 1000 कर दोगे, तो मोलैरिटी आपके पास निकल के आ जाए 4.5 90 इंटू 1000 डिवाइड बाई 90 250। दिमाग ही पता नहीं क्या हो जाए। तो ये इतना हो जाएगा 25 का 25 चौका 100, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा इतना हो जाएगा, है ना। तो आप मोलैरिटी बराबर इसको डिवाइड कर लो, आज के पास कितना आ जाएगा 45 डिवाइड बाई 10 इंटू 25। अब 5 9 जा 45, ये इतना हो जाएगा। और मोलैरिटी बराबर यहाँ पे लिख लो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और पॉइंट 4 बचा 5 8 हो जाएगा, है ना। ये 10 है, तो फर्दर आप इसको ऊपर ले जाओगे तो यहाँ पे एक ज़ीरो है, तो ये सिंपल हो गया, है ना। आपके पास 0.18। आप कहोगे सर आंसर तो गिवन नहीं है, तो आंसर नहीं गिवन है तो बना लो आंसर। पावर के टर्म्स में लिखा था क्या 1.8 इंटू 10⁻² हो जाएगा, तो 1.8 है, तो 1.8 किसके लगभग है, ये 2 के बराबर है ना। अगर 5 से ज़्यादा, ये पॉइंट के बाद 5 से ज़्यादा है तो 2 ही लिया करो, 5 से कम है तो उसके पहले वाली वैल्यू, तो ये लगभग 2 के आसपास आ जाएगा, ठीक है, ये सही हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये, क्या बोला है 10.3 mg ऑफ O2 इज डिजॉल्व इनटू अ लीटर ऑफ सी वाटर, अब डेंसिटी इतना, द कंसंट्रेशन ऑफ O2 इन पी। तो वही ppm वाला फॉर्मूला आप इसको सॉल्व कर लो लगा के, सिंपल। जो ppm बराबर क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट, है ना, मास ऑफ सोल्यूट, सिंपल सोल्यूट, मतलब यहाँ पे O2 mg में गिवन है ना, और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट क्यों लिखा, सॉल्यूशन, यहाँ पे सी वाटर गिवन है ना। वाटर वैसे सॉल्वेंट ही होता है, पर यहाँ पे सॉल्यूशन अब है ना, सॉल्यूशन ही है सी वाटर में, पर मैं बता रहा हूँ इन जनरल, वैसे ये mg में गिवन है, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज क्या है, आपको O2 के बारे में तो पता है, लेकिन मास ऑफ सॉल्यूशन के बारे में नहीं पता है। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, डेंसिटी आपको गिवन था, तो आप यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लो। 1.03 डेंसिटी गिवन था, ये ग्राम पर ml में है, और मास आपको निकालना है, ये ग्राम में आएगा आंसर, है ना। और यहाँ पे 1000 ml आ जाएगा, ml में लोगे तो आपके पास यहाँ पे जो मास आ रहा है भाई, मास ऑफ सी वाटर आप निकाल लोगे, कितना हो जाएगा 1.03 इंटू 1000, ये आपके पास आ रहा है ग्राम में। आपको पता होना चाहिए कि 1 ग्राम बराबर 10⁻³ मिलीग्राम होता है, तो बस इसको चेंज कर लो, तो आपके पास जो मास यहाँ पे ओवरऑल आ जाएगा वो 1.03 आ जाएगा। जब मल्टीप्लाई कर लोगे यहाँ पे 10⁻³ ऊपर जाएगा, वो कैंसिल ही हो जाएगा, है ना, नीचे जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये इतना आ जाएगा, ठीक है। और आपके पास ये आ गया, तो अब बस ppm बराबर फार्मूला में पुट कर लो, ppm बराबर 10.306 डिवाइड बाई 1.03 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। आप सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 1.0, तो ये आपके पास जब सॉल्व कर लोगे, कैंसिल आउट करोगे इसमें, तो ये आ जाएगा 10 ppm आपके पास आ जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा गिवन है, बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द वॉल्यूम ऑफ K2Cr2O7, ठीक है, रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 0.288 ग्राम ऑफ फेरस ऑक्सीलेट इन एसिडिक मीडियम। देखो इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ, पर जब मैं नॉर्मेलिटी मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा तो वहाँ पे आपको बताऊंगा। क्या बोला है, सबसे K2Cr2O7 है, फेरस ऑक्सीलेट क्या होता है Fe(C2O4) होता है, ठीक है, Cr+3 Fe+3 और CO2, ये बना रिएक्शन होता है। तो आपको मैंने एक फार्मूला होता है मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू n फैक्टर होता है ना, ये इक्वल कर लो आप किसका, KMnO4 का ये इक्वल कर लो आप किसके, दूसरे Fe(C2O4), तो हमें इसका डाटा वॉल्यूम, इसका तो वॉल्यूम मोलैरिटी पता था आपको कितना, मोलैरिटी अब 0.02, वॉल्यूम भी आपको पता था, वॉल्यूम ही पूछा था आपसे, है ना। और एन फैक्टर KMnO4 किसका, K2Cr2O6 का। अगर एन फैक्टर आप निकालोगे एसिडिक मीडियम में तो वो हो जाता है 6 हो जाता है ना।
6 नहीं, K2Cr2 चाहे जिसमें KMnO4 के केस में अब नाम ले लिया तो बता देता हूँ, 153 याद रख लो बैंड। जो एन फैक्टर होता है KMnO4 के लिए बेसिक मीडियम में 1 होता है और एसिडिक मीडियम 5 होता है और न्यूट्रल मीडियम में 3 होता है। ठीक है, तो ये आपके पास ये 6 हो जाएगा। और V आपको ml में लेना तो 1000 यहाँ पे आप कर लेना। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो डाटा गिवन है ml में ये गिवन है ना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 1000। और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट लिख लेना। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट। ये भी आपके पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है, लेकिन क्योंकि डाटा हमको जो गिवन है उसके बेसिस पे रखें। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई एन फैक्टर होता है। ठीक है, तो डाटा हमको जिसके अकॉर्डिंग गिवन था वो रख लो। तो आपको वेट ये गिवन था, कितना गिवन था, ये वेट 0.288 ग्राम गिवन था और इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई एन फैक्टर तो 144। और उस केस में आपके पास फेरस ऑक्सलेट केस में एन फैक्टर 3 आ जाएगा। तो आप जस्ट इसको वॉल्यूम यहाँ से सॉल्व कर लोगे, वॉल्यूम आपके पास निकल के आ जाएगा 50 ml निकल के आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आप कर लेना। तो ये मैं आपको बता रहा था। आइए लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, रेडॉक्स में भी ये सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा, अभी परेशान नहीं होना। रेडॉक्स में द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन बाई मोल इन मीथेन। यहाँ पे देखो ये लास्ट सवाल, इसको भी कर देता हूँ जल्दी से, आपको बता देता हूँ। कहीं भी अगर डाउट लगा हो ना तो आपको कमेंट पूछना, मैं बताऊँगा। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन पूछा, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन इन मीथेन पूछा था। तो कितने कार्बन है आपको दिख रहा है, एक ही कार्बन दिख रहा है ना। तो एक कार्बन है और एक कार्बन, और ठीक है एक कार्बन है, परसेंटेज कार्बन, केवल कार्बन पूछा, मॉलिक्यूलर वेट उट नहीं पूछा था। और टोटल कितने एटम है यहाँ पे, 5 है। टोटल कितने एटम है, 5 है। तो 5 डिवाइड बाई 100 कर लो, तो बस आपके पास ये निकल के आएगा 20% कार्बन। अगर वेट मॉलिक्यूलर वेट के टर्म्स में गिवन होता है तो आप वेट लिखते हैं ना, यहाँ पे केवल एटम के टर्म्स में पूछा है। कार्बन है ना, एक कार्बन है और 5 CH4 है ना, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन। तो आपके पास ऑप्शन नंबर कौन सा, डी सही हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी नेक्स्ट चैप्टर आपको आ जाएगा, अभी उसको भी देखना, पहले क्वेश्चन सॉल्व करना और फिर आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा बिल्कुल आपको कैलकुलेशन पे दिक्कत मत खाना, परेशान नहीं होना, कैलकुलेशन ईजी आएगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट ध्यान देना। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे दूंगा, उसको देख लेना। वो सारे एक ट्रिक एंड टिप्स का प्लेलिस्ट है, उसको देख लोगे, मैक्सिमम इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सॉल्व हो जाएंगे, एक्सेप्शन को इंक्लूड करके। सारे मैंने बहुत ही मेहनत से उसको बनाया, 15-20 मिनट की वीडियो है, हर कॉन्सेप्ट कवर है, उसको देख लेना। और PY37 ईयर PYQ है, उसे ना देखे हो तभी जाके देख लो। ठीक है, हमने पूरा करा रखा है और ये चल ही रहा है। बाकी आपका नीट हो जाएगा अच्छे से, केमिस्ट्री तो हो ही जाएगा। ठीक है, और आगे अभी गेस्ट पेपर आने वाला है, 45 गेस्ट पेपर, मतलब 45 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर आएगा, 20-25 क्वेश्चन। मैं और बॉबी सर मिल के बना रहे हैं, उसको भी दे देना टेस्ट, खत्म। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।